आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कुदरत का कहर या फिर इंसान का जहर। आपके साथ मैं हूं नेहा पत। अब से ठीक एक महीने पहले जम्मू कश्मीर बाढ़ से कांप उठा था। श्रीनगर से जो तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। अब जो कहानी खुल रही है उसमें इंसान के लालच और प्रशासन की लापरवाही की कहानी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, अब से करीब एक महीने पहले की। पिछले महीने की 6 तारीख को ही श्रीनगर में बाढ़ का पानी चढ़ना शुरू हुआ था और देखते ही देखते हालात हाथ से निकल गए। तो दरिया की अपनी कैपेसिटी और फ्लड स्पिल चैनल की कैपेसिटी, जो वॉल्यूम्स पानी के आए उनके लिए काफी नहीं थे। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे भयावह बाढ़ की वजह जानने की कोशिश की तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई। कश्मीर के बड़े हिस्से को डुबो देने वाली झेलम नदी इंसान की लालच का शिकार हुई थी। ये तो लो लाइन एरिया था। हकीकत यह है कि यहाँ पे लोगों को रहना ही नहीं चाहिए था। पानी जो है नेचुरल क्लैमिटी है। नेचुरल क्लैमिटी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन कितने भी ज़राया इस्तेमाल कर ले, इसको रोक नहीं सकती। अब यह है कि जो भी लो लाइन एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए फिट नहीं है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब लो लाइन एरियाज़ जो हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन गए हैं। कुछ तो हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवैध निर्माण ने झेलम के डूब क्षेत्र को काफी कम कर दिया है। पिछले 3 दशक से झेलम की कोई सफाई नहीं हुई। पूरी कश्मीर घाटी का कूड़ा कचरा झेलम में ही फेंका जाता है। इसलिए जब घाटी में कुदरत का कहर बरपा तो झेलम इसे संभालने के लिए तैयार नहीं थी। झेलम की बाढ़ इतनी विनाशकारी क्यों साबित हुई, ये इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लग सकता है कि मेरी दाईं और बाईं तरफ पातशाही बाग का इलाका है, जो 70 और 80 की दहाई में झेलम का फ्लड प्लेन माना जाता था। यानी जब भी झेलम में बाढ़ आती थी तो बाढ़ का पानी यहाँ पे बनी दलदली ज़मीन में जम जाता था और बाढ़ का असर कम होता था। लेकिन 80 की दहाई के बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बननी शुरू हुई। सरकार का ये कहना है कि ये अवैध तौर से बनी है, लोगों का ये कहना है कि उनको परमिशन दी गई है। और कहीं ना कहीं लोग और सरकार दोनों ही इस दलदल को ख़त्म करने में एक से बढ़कर एक है। आम दिनों में ही 12,000 क्यूसेक पानी झेलम में होता है। झेलम की क्षमता 50,000 क्यूसेक को संभालने की रह गई है, जबकि बाढ़ के दौरान 1,20,000 क्यूसेक पानी नदी में था। नदी के पानी को संभालने वाला डूब क्षेत्र कम होता गया है। इसी तरह पानी को संभालने वाली झीलों का भी अतिक्रमण से बुरा हाल है। 50 साल पहले झेलम में तकरीबन 70,000 क्यूसेक पानी ले जाने की क्षमता थी, जो दशकों में हुए यहाँ पे निर्माणों के अवैध निर्माणों और सरकार की लापरवाही के चलते केवल 12,000 क्यूसेक पे रह गया है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि पिछले 5 सालों में इस तरीके के जो फ्लड चैनल्स बनाए गए थे, जिनके ज़रिए झेलम का पानी जब बाढ़ की सूरत में आता है तो उसको बाहर ले जाया जा सकता है शहर से, उनके ज़रिए झेलम की जो पानी ले जाने की क्षमता है वो तकरीबन 50,000 क्यूसेक तक बढ़ा दी गई है। लेकिन 2014 सितंबर में आई बाढ़ ने साफ कर दिया है कि झेलम में जो पानी ले जाने की क्षमता है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी जब झेलम की इस धारा में आया तो वो इन फ्लड चैनल्स के ज़रिए बाहर ना जाते हुए पूरे श्रीनगर शहर को अपने साथ डुबाता हुआ लेता चला गया। हिंडन नदी अपने ऊपर हुए अतिक्रमण से करा रही है और प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई में उलझा हुआ है। कभी तेज रफ्तार से बहने वाली नदी आज औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गंदगी और अतिक्रमण के चलते कहीं गुमसी हो गई है। हिंडन नदी आज नाला बनकर रह गई है। ये है किसी एक जमाने में तेज रफ्तार से बहने वाली हिंडन नदी, जो आज एक नाला बनकर रह गई है। काला पानी और उसमें बहती गंदगी, कुछ ऐसा ही हाल है सहारनपुर से निकलने वाली हिंडन नदी का। करीब 400 किलोमीटर और 6 जिलों से गुजरने वाली हिंडन यमुना में मिल जाती है, लेकिन अब ये नदी खुद विलुप्त होने की कगार पर है। वजह है हिंडन नदी के दोनों तरफ डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण। किसी भी नदी में 18 और 20 साल के अंतराल में बाढ़ का एक चक्र चलता है। यहाँ फिर बाढ़ आनी है और जब ये बाढ़ आएगी तो कितनी बड़ी विभीषिका हमारे सामने होगी।
फिर ये मुआवजा मांगेंगे। नदी के दोनों तरफ करीब 300 मीटर की जगह जो है, जिसे फ्लड एरिया, फ्लड जोन या फिर डूब क्षेत्र कहा जाता है, उसमें किसी भी तरीके के निर्माण को अवैध माना जाता है और उसकी बड़ी बड़ी दलीलें जो हैं वो स्थानीय प्रशासन भी देता है। इस तरीके के बड़े बड़े बोर्ड लगाकर आपको नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपको दिखाई देगा। उसका एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो निर्माण है वो अनुमन्य नहीं है, लेकिन बावजूद इसके साफ तौर पर आपको दिखाई देगा किस तरीके से धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जितने नियम हैं उनकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने साफ किया है कि नदी के दोनों तरफ 300 मीटर तक किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। प्रशासन के पास बहाने हैं, पर्यावरण से जुड़े लोगों के पास डरने की वजह। इनको हटाने की दिशा में चूँकि एक जुडिशियल प्रोसीजर है किसी के निर्माण को तोड़ना, तो हम लोगों ने अपने जो अधिनियम है उसके तहत इनको नोटिस जारी की, इनको सुनवाई का पूरा मौका दिया गया और कोई भी निर्माणकर्ता ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दे सका कि जिससे साबित हो कि इसका नक्शा पास है या किसी विभाग से इसको एनओसी मिली हुई है। अल्टीमेटली मेरिट के आधार पर सबका केस खारिज करते हुए हम लोगों ने डिमोलिशन ऑर्डर पारित कर दिया है। जीवन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको धोखा देकर के ये जमीनें बेची गई हैं और इसका अंत तो हमें साफ ही दिखाई दे। 6 जिलों से होकर गुजरने वाली हिंडन पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण गाजियाबाद क्षेत्र में किया गया है। यहाँ 85% से ज्यादा हिस्से पर अतिक्रमण है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी से सांसद हैं। वो देश के साथ गंगा की सफाई की बात करते हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी को नाम देने वाली असी नदी का क्या हाल है। वाराणसी यानी वरुणा और असी नदी, ये देखिए, ये है असी नदी। पहचानने की कोशिश कीजिए, नजर गड़ा कर देखिए, कहीं नदी आपको दिख जाए। हमारे कैमरे ने बहुत तलाशा पर जो देखा सिर्फ नाला। अब जरा ये फर्क भी देखिए, 2011 में जब साकेत नगर के पास पुल बना तो ये असी नदी पर था, 2014 में जब ये पूरा हुआ तो असी नाले पर था। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि असलियत का भी है। वाराणसी के साकेत नगर कॉलोनी से असी नदी या फिर कह लीजिए अस्सी नदी नाले में बदलती जाती है। असी नदी के रास्ते पर दो ही सच दिखाई देते हैं, पहला तो इलाके की गंदगी ढोती असी नदी और दूसरा असी को नाला बनने पर मजबूर करते दोनों किनारों पर होने वाले अतिक्रमण। उत्तराखंड की त्रासदी हो या फिर कश्मीर की आपदा, दोनों जगह पानी की तबाही का कारण अतिक्रमण सामने आया है। उदयपुर की आयड नदी की कहानी भी अलग नहीं है। आयड नदी उदयपुर की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन लापरवाही के चलते न सिर्फ ये नदी अतिक्रमण का शिकार है बल्कि अब गंदे नाले में बदल गई है। आयड नदी को वेनिस नदी की तर्ज पर विकसित करने की योजना तो है, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं। थुर्कीपाल से निकलने वाली ये नदी उदयपुर शहर के बीचों बीच होकर करीब 26 किलोमीटर दूर उदय सागर झील में जाकर मिलती है, लेकिन इस 26 किलोमीटर में जगह जगह अतिक्रमण हो चुका है। नतीजा ये कि बरसात के मौसम में फतेह सागर, पिछौला और थुर्कीपाल की ओवरफ्लो होने के साथ ही आयड नदी विकराल रूप ले लेती है और इसका पानी नदी किनारे होते हुए बस्तियों तक पहुंच जाता है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी विपदा को निमंत्रण देता नजर आता है। पिछले कुछ वर्षों से ये नदी नहीं रहकर एक नाला बन गया है। नदी के दोनों किनारों पर उसके फ्लड प्लेन में बेतहाशा अतिक्रमण है और इन अतिक्रमणों ने रिवर की, इस नदी की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसको बड़ा प्रभावित किया है। उत्तराखंड की त्रासदी हो चाहे कश्मीर की त्रासदी हो, ये तो बिल्कुल सर्वसिद्ध हो चुका है कि जहाँ जहाँ किसी भी नदी की जो मुख्य चौड़ाई है उसको उसके फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण हुए हैं, वहाँ पानी बरसाती दिनों में फैला है और बड़ी जनधन की हानि हुई। उदयपुर में भी वह दूर नहीं, जब ये पानी फैलेगा और एक बड़ी आबादी इसमें डूबेगी और एक बड़ी जनक्षति उदयपुर में होने की संभावना है। करीब 1.5 साल पहले आयड नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही थुर्कीपाल से यूआईटी ने शुरू की थी, लेकिन कुछ अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी अतिक्रमण तो काफी हटे हैं और बॉटलनेक्स में भी हटे हैं, बहुत बड़ी संख्या में इन दिनों में अतिक्रमण हटे हैं और ये भी जो आयड वाला है उसका भी डिमार्केशन करके उनमें भी कई जगह पे हटे हैं। देयर आर स्टिल एरियाज जहां पर और हटने भी और अभी बाकी हैं और शेष हैं और इसमें लेकिन कार्रवाई चल रही है। गंदा नाला बन चुकी ये नदी न सिर्फ बदहाली का शिकार है
बल्कि इसमें होने वाला तेज बहाव नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में अगर संभावित आपदा से निजात पानी है तो प्रशासन को पहले से गंभीर होना पड़ेगा। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन अगर हम उसके आने जाने के रास्ते में ताकत दिखाते हुए अतिक्रमण करने लगेंगे तो तबाही तय है। केदारनाथ के बाद कश्मीर में भी यही हुआ। ऐसा ही कुछ देश में और नदियों के साथ हो रहा है। बेतवा भी इससे अछूती नहीं है। विदिशा बेहद खास है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विदिशा से लगातार दूसरी बार सांसद बनी हैं और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। लेकिन इस वीवीआईपी सीट में जीवनदायिनी बेतवा नदी खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। और हमारी बेतवा जो जीवनदायिनी कहलाती है, जो रायसेन से लेकर उत्तर प्रदेश तक को पूरा फॉलो कर रही है, लोगों से पानी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज अतिक्रमण से पट्टी पड़ी है। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड या कश्मीर जैसे हालात हमारे विदिशा में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल पार्ट में आपने देखे फुटेज, आप देख रहे हैं लगातार कि पास में ही पार्ट पर अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ ही फैक्ट्रियाँ बनवा रखी हैं। हालांकि आज वो बंद है, मगर वहाँ फैक्ट्री बना रखी है। ईंट भट्टों का जबरदस्त उपयोग किया जा रहा है। खुलेआम तरीके से उसकी जलधारा को रोका जा रहा है। सामान्यतः ये चीजें स्वीकार नहीं है। यह है विदिशा में बेतवा के हक को मारने की तस्वीरें। जगह जगह बेतवा की जगह को खाया जा चुका है। कहीं ईंट भट्टे हैं तो कहीं उद्योग, कहीं मंदिर तो कहीं स्कूल। नतीजा ये कि सिर्फ 8-10 घंटे की बारिश में बेतवा का पानी आगे बढ़ने की बजाय शहर में घुस जाता है और लाखों का नुकसान होता है। हर बारिश में कम से कम 5-6 बार बेतवा का गुस्सा झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ ये शहर से लगी हुई करीब 2 किलोमीटर की सीमा है और इस 2 किलोमीटर की सीमा में पूरी जगह अतिक्रमण कर रखा है। ईंट भट्टे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, कुछ बगीचे वालों ने कर रखा है और अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। तो नदी का पानी जो है बाढ़ के समय पूरे शहर में घुस के परेशान करता है। करीब हमारे यहाँ बजरिया है, बजरिया तक पानी घुस जाता है साहब। बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलकर 590 किलोमीटर का सफर तय कर यमुना नदी में मिल जाती है, जिसमें 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश और बाकी 358 किलोमीटर यूपी में बहती है। बेतवा पर अतिक्रमण की खबर जिला प्रशासन को भी है। बेतवा नदी का एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो विसर्जन का सामग्री है, चाहे गणेश जी के समय हो चाहे दुर्गा माता के समय हो, इस सामग्री में मिट्टी का उपयोग हो। जो भी रासायनिक पदार्थ हैं वो बेतवा में न जाएं। दूसरा हमारे प्रयास है कि जो बेतवा के घाटों के किनारे अतिक्रमण है, उन अतिक्रमणों को हम सख्ती से हटाएं। देखना यह है कि लाखों लोगों की जीवनदायिनी बेतवा कब अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त होकर सदा नीरा बनती है।